नमस्कार दोस्तों। भ्रष्टाचार आज के टाइम में आप पिछले कई सालों से और अभी पिछले 10 दिनों में आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि पुलिस विभाग के कोई डीजीपी, कोई डीएसपी, कोई आईपीएस अधिकारी, कोई इंस्पेक्टर लेवल के लोग जिनके पास से 500 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक की संपत्ति और बेनामी संपत्ति पाई गई है। तो आप ये देखिए कि जो एक स्तंभ है कार्यप्रणाली का, यानी हमारे भारत के संविधान में 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ में से अगर मैं एक स्तंभ की बात करूं जो कि कार्यप्रणाली है, जिसमें कि एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं किसी एक पर्सनल इंडिविजुअल पर मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ जो कि मेरे एक इंक्वायरी के तहत आया हुआ है या रिसर्च के तहत आया हुआ है, जिसमें मैंने ये नोट डाउन किया है कि विगत कुछ सालों से ये देखा गया है, विगत कुछ सालों क्या पिछले टाइम से भी देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार से जूझ रहे, यानी जो डिपार्टमेंट है जैसे कि पुलिसिया विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, उसके कई ऊपर लेवल के अधिकारी आज के टाइम में राजनीतिक संरक्षण के तहत में राजनीति में आना स्टार्ट कर चुके हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आईएएस और आईपीएस जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं जो कि उच्च पद पर होते हैं, लेकिन पिछले 5 से 10 सालों के बीच में आपने ये जरूर देखा होगा कि जो आईएएस और आईपीएस हैं वो अपने सर्विस से या तो वीआरएस ले लेते हैं, यानी पहले ही रिजाइन दे देते हैं, या फिर रिटायरमेंट के बाद वो राजनीति में आने की इच्छा जताते हैं या आ जाते हैं। तो कहीं इसमें एक सवाल तो ये जरूर उठता है कि कहीं ये एक संरक्षण तो नहीं है उस भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे का। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके खिलाफ में जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है उससे बचने का ये कारण तो नहीं है राजनीति में आना। क्योंकि सेवा की अगर बात की जाए तो आप तो सेवा तो एक पिलर के तौर पर, हमारे भारत के संविधान के एक पिलर के तौर पर आप ऑलरेडी एक कार्यप्रणाली के तौर पर भारत की जनता को तो आप सर्विस दे ही रहे थे। तो फिर आपको यहाँ राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ गई। दूसरा, इसमें जो सबसे सबसे अहम है, क्योंकि देखिए शक तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम है कि हमारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड कानून तो है हमारे पास, लाइक जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अपने पास है, लेकिन सिर्फ क्या कानून बना देने से भ्रष्टाचार कंट्रोल हो जाएगा, या उसके लिए एक ईमानदार जांच भी होना चाहिए। अब अगर मैं आपको बताऊं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 में क्लियरली बोला गया है कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ घूस मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 7 साल की सजा मिलेगी। उसी में सेक्शन 10 में बोला गया है कि अगर आय से अधिक संपत्ति है तो 10 साल तक की आपको सजा हो सकती है, और संपत्ति जब्त है वो अलग है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है सेक्शन 17A, यानी सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत में, जिसमें कि किसी भी अधिकारी के ऊपर एफआईआर करने के लिए आपको सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 17A है, इसी 17A के कारण जो उच्च अधिकारी है इनका कनेक्शन राजनेताओं से हो जाता है, जिसका परिणाम है कि ये अपने ऊपर में हुए भ्रष्टाचार से बचने के लिए या फिर इंक्वायरी से बचने के लिए राजनीति दलों के साथ मिल जाते हैं। कभी आपने सुना है क्या कि अगर पिलर है तो पिलर में एक उचित दूरी होना जरूरी है। अगर ये पिलर मिल जाएगा तो मिलने के बाद ये जुड़ जाते हैं, और जुड़ने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक हो गए। तो भ्रष्टाचारी या भ्रष्टाचार और भारत के संविधान के जो पिलर है आपस में मिलना नहीं चाहिए। अगर पिलर मिल गया तो वो एक हो गया, फिर पिलर नहीं हुआ। और कभी भी चार दीवारी जो बनता है वो 4 पिलर पे बनता है। तो हर एक पिलर का अपना अपना जिम्मेदारी होना चाहिए, लेकिन एक नहीं होना चाहिए उनको, उनमें एक प्रॉपर गैप होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस सेक्शन 17A के कारण ये राजनेता और ये उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार के कारण आपस में मिल जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखा जाए। मेरा एक अनुरोध ये भी है कि सेक्शन 17A को हटाया जाना चाहिए, या इसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए कि जिससे कि अनुमति न लेना पड़े इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करने से। दूसरा मेरा इसमें एक सुझाव ये है, कई देशों में अगर आप देखेंगे तो कूलिंग ऑफ की तौर पे एक मतलब पीरियड चालू किया जाता है, यानी कूलिंग ऑफ पीरियड। इस पहले तो ये समझते हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है। कोई भी सरकारी कर्मचारी जो कि उच्च पद पर हो, वो ना ही किसी राजनीतिक दल में, ना ही
वो नेता बन सकता है, ना ही वो किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकता है, और ना ही बड़े किसी कॉरपोरेट को ज्वाइन कर सकता है। तक उसके एक टाइम फ्रेम होंगे, लिमिटेशन होगी कि 1 साल से 5 साल के बीच में नौकरी छोड़ने के बाद वरना किसी कॉरपोरेट को ज्वाइन कर सकते हैं, ना किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकते हैं, ना वो चुनाव लड़ सकते हैं, और ना कोई वो एनजीओ चला सकते हैं। अगर ये नियम लागू कर दिया जाए कूलिंग ऑफ पीरियड का कि आपके रिटायरमेंट के बाद आप 5 साल तक, 3 साल तक या 1 साल कोई एक गैप लिया जाए जिससे कि उनका एक रिदम टूटे, नहीं तो क्या होगा कि वो नौकरी में रहते हुए जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि मैं किसी राज्य में, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं या आईपीएस ऑफिसर हूं, मैं किसी राज्य में सेवा दे रहा हूं एक अधिकारी के तौर पे, वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर, और उस राज्य में जो सत्तारूढ़ पार्टी है मैं उसी पार्टी को रिटायरमेंट के बाद अगर ज्वाइन कर रहा हूं, तो इसमें एक विरोधाभास आपको दिखता है कि नहीं दिखता है कि उसने कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के फेवर में कई डिसीजन लिए हों, कई काम किए हों जिससे कि उनकी पार्टी में एंट्री हो गई हो, उनको टिकट मिल गया हो। कई ऐसे विरोधाभास पॉइंट्स निकल के आते हैं कि कहीं ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं ये किसी इंक्वायरी से रिलेटेड तो नहीं है जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होते हैं इनके खिलाफ में। तो इसीलिए कई कंट्रीज में है, आप अगर देखेंगे यूके में, यूएसए में, कनाडा में, यूरोप की कई कंट्रीज में ये इस तरह के कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रावधान है जिससे कि सत्ता और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बीच में तालमेल इस हिसाब से ना बैठे जिससे कि भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी हो सके। भारत में भी मैं उम्मीद करता हूं कि जो मतलब जो सत्ता पक्ष है वो एक अमेंडमेंट लाना चाहिए उनको, और कूलिंग ऑफ पीरियड को लागू करना चाहिए भारत के सभी भी जितने भी उच्च अधिकारी हैं या अधिकारी हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर, कि वो किसी भी तरह की राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन ना कर सके, वो किसी नेता ना बन सके। हालांकि उनका राइट है, नेता बनना उनका राइट है, लेकिन आप सेवा में रहने के बाद जो एक कूलिंग ऑफ पीरियड है उसको पार करने का तो आप नेता की गढ़ी कीजिए ना, आप उसका किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रावधान को जरूर लाना चाहिए कूलिंग ऑफ पीरियड। नहीं तो इसी तरह बड़े बड़े अधिकारी 500 करोड़, 1000 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़ मिलते पाए जाएंगे, और कुछ होना नहीं है। 70% तो 17A के कारण, ताकि मतलब कि सरकार से अप्रूवल लेने के बाद उन पर एफआईआर होगा, इसमें तो 70% केस ही खत्म हो जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कानून के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बिहार में देखिए ना, बिहार में शराबबंदी एक कानून बहुत अच्छा कानून है, और ये समाज को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि बिहार सरकार ने अपने राजस्व का नुकसान करके शराबबंदी कानून लागू किया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी कानून चल रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि है क्या? नहीं, बिहार में शराबबंदी कानून तो है, लेकिन शराब बिकना बंद नहीं है, शराब पीना बंद नहीं है। कारण कानून तो बन गया, लेकिन अधिकारीगण जो है ना वो भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार की कमाई के कारण इसको एक पैरेलल इकोनॉमी में बदल के रख दिया है। तो कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी कुछ कानून ऐसे बनाए जाएं, कुछ इस तरह से डिसीजन लिए जाएं, और साथ ही साथ इनके रिटायरमेंट के बाद भी हर 2 साल में इनकी प्रॉपर्टी का जांच होना चाहिए और इनका डिक्लेरेशन लेते रहना चाहिए, इनके और इनके परिवार वालों का। इनके एनजीओ पर भी ध्यान देना चाहिए कि इनकी एनजीओ का फंडिंग कैसे हो रहा है। हालांकि इसके सिस्टम है, लेकिन फिर भी हमें इसको बहुत ही सुचारू ढंग से एक ऑडिट के तहत में इस पर काम करना चाहिए। और ये जो 3 पॉइंट है मेरे, 17A का संशोधन होना चाहिए, कूल ऑफ पीरियड अप्लाई होना चाहिए भारत के अंदर में, और ऑडिट होना चाहिए इनकी संपत्तियों का। नमस्कार दोस्तों।